हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डीएड फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लर्निंग एंड पेडागोजी, जिसे नंबर दिया गया है F6 सिलेबस में, उसका पार्ट 1, उसका आज हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक इश्यूज रिलेटिंग टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश इन महाराष्ट्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इश्यूज रिलेटिंग टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश इन महाराष्ट्र। देखिए, टॉपिक में ये बताया गया है कि महाराष्ट्र में इंग्लिश को पढ़ाने के सिखाने के कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं। चलिए देखेंगे कौन से मसाइल हैं। फर्स्ट है नो यूनिफॉर्म पॉलिसी। देखिए, नो यूनिफॉर्म पॉलिसी मीन्स गैर यकसा पॉलिसी। स्टेट में, हमारे स्टेट में जो पॉलिसी थी वो मसावी नहीं है। जैसे सन 2000 और 2001 से पहले इंग्लिश सब्जेक्ट 5th क्लास को इंट्रोड्यूस कराया गया था, यानी 5वीं जमात से हम इंग्लिश सीखते थे सन 2000 और 2001 से पहले। लेकिन सन 2000 और 2001 के बाद से इंग्लिश सब्जेक्ट को फर्स्ट क्लास से ही, यानी अव्वल जमात से ही इंट्रोड्यूस करवा दिया गया और उसे पहली जमात से ही कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाने के लिए न्यू पॉलिसी बनाई गई। पहले ऐसा नहीं था और ये सारे जो पॉलिसी होती है ये हमारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहता है इस पॉलिसी को बनाना। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उस पॉलिसी को चेंज कर दिया गया है और इंग्लिश को पहली जमात से ही कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में। और इसके अलावा देखेंगे, एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, नो एग्जामिनेशन अप टू द 8th स्टैंडर्ड एंड नोबडी शुड बी फेल्ड। सन 2009 में एक एक्ट लाया गया जिसे कहा जाता है RTE, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत ये बताया गया कि पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक के सभी बच्चों को बिना किसी समेटिव एग्जामिनेशन या समेटिव इवैल्यूएशन के हमें सभी बच्चों को पास करना है या कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमें इस पॉलिसी के तहत 1st to 8th तक के बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि वो लोग एग्जामिनेशन में या वो कोई भी जैसा समेटिव इवैल्यूएशन में फेल ना हो, यानी उनमें इतनी एबिलिटी लाना है कि वो इतना सिलेबस तो सीख ही लेना चाहिए उन बच्चों ने। इस तरीके से ये नो यूनिफॉर्म पॉलिसी में आपके बुक में ये बताया गया है। आप इस बुक को परचेज करके इस बुक से रिलेटेड जो ये टॉपिक है, आप आपके घर में भी ये टॉपिक आप कोई बुक निकाल कर देख सकते हैं और वीडियो के इस वीडियो के थ्रू आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इशू क्या है देखेंगे। नेक्स्ट इशू है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स। देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर्स यानी कि ऐसे टीचर्स की ज़रूरत जो अहल हों, इंग्लिश पढ़ाने के अहल हों या इंग्लिश पढ़ाने के काबिल हों। यानी कि एलिमेंटरी स्टेज जो होता है हमारा 6 to 8 लेवल पर, वहाँ पर जो है मेथड की ज़रूरत होती है, यानी मेथड टीचर की, जिनका टीचर ट्रेनिंग में इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे वो डीएड रहो या बीएड रहो। कोई भी पीपल टीचर ये जो डीएड ट्रेनिंग ले चुका हो या बीएड कर चुका हो, उनके मेथड में इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है ताकि वो इंग्लिश अच्छे से पढ़ा सके। तो जब हम एलिमेंट्री स्टेज पर इंग्लिश पढ़ाएंगे तो हमारा या किसी टीचर का
ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। एटलीस्ट उसका क्राइटेरिया ये रखा है कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर, यहाँ पर यही बताया गया है कि एक अहल टीचर की ज़रूरत है, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के वो काबिल हो। और इसके अलावा यहाँ बताया गया है आपकी बुक में कि सेकेंडरी स्कूल में कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो आपका जो रिक्वायरमेंट है या क्राइटेरिया है कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए कैसे टीचर्स होने चाहिए, उन टीचर्स की कमी है हमारे पास। और कई टीचर्स जो है इंग्लिश पढ़ाने के लिए मॉडर्न टेक्निक का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मॉडर्न टेक्निक यानी क्या, यानी कि आजकल कैसा हो रहा है कि लेबॉरेटरी का यूज़ काफ़ी हो गया है। जब हम कोई ज़बान सीखते हैं तो पहले उसे हम सुनते हैं, सुनने से हम ज़बान सीख सकते हैं। तो कई मॉडर्न स्कूल में इंग्लिश ज़बान, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए लेबॉरेटरी का यूज़ होता है। उस लेबॉरेटरीज़ में कई कंप्यूटर्स रखे होते हैं। उन कंप्यूटर्स के ज़रिए ऑडियो और वीडियो दोनों भी बच्चों को वीडियो दिखाया जाता है और ऑडियो हेडफोन के ज़रिए सुनाया जा सकता है। तो बच्चे सुनकर इंग्लिश सीख सकते हैं। नए वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन, उनके मीनिंग, ये सारी चीज़ें बच्चे सुनकर सीख सकते हैं। तो इस तरीके से जो टीचर्स है वो इन नई टेक्निक का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये आपके बुक में यहाँ पर ये इश्यूज़ महाराष्ट्र में है, ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इम्प्रॉपर मेथड। देखिए, इम्प्रॉपर मेथड यानी नामुनासिब मेथड, यानी इंग्लिश पढ़ाने का जो तरीक़ा है वो गैर मुनासिब या नामुनासिब टीचर्स इस तरीक़े को इस्तेमाल करने लगे हैं, यानी सही तरीक़ा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर रोट लर्निंग की तरफ फोकस है टीचर्स का कि बस पढ़ा दिया और बच्चों को याद करवा दिया और बस इंग्लिश सिखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश को हमको बच्चों को समझाना है, वर्ड्स मीनिंग उनको याद करवाना है। उसके अलावा कम्युनिकेशन भी बहुत बेहतर होनी चाहिए। इंग्लिश में जब इंग्लिश क्लास हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, तो तब हमें इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है और उनका सही प्रोनाउंसिएशन, सही स्पेलिंग बच्चों को बताना ज़रूरी है। तो कई टीचर्स इसका यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि इम्प्रॉपर मेथड है। चलिए नेक्स्ट इशू क्या है हम देखेंगे। नेक्स्ट इशू है हमारा लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारे इंग्लिश सिखाने और पढ़ाने के जो मकासद हैं उसकी कमी है हमारे पास। यानी कि इंग्लिश पढ़ाने के पीछे हमारा क्या मकसद है, क्यों हम बच्चों को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, इसकी मालूमात की ही कमी है कि आखिर हम क्यों सिखाना चाह रहे। जब हमें मालूम हो जाएगा कि इंग्लिश सिखाना क्यों चाह रहे हैं हम, तब हम उस पर अमल कर पाएंगे। लेकिन जब मालूम ही नहीं है तो हम उस मकसद को हासिल कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंग्लिश सिखाने के जो मकासद है उसी के लिए मालूमात की कमी है। जैसे कई टीचर्स क्या करते हैं, जैसा एसएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड हम ले सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं। मार्क्स की तरफ फोकस होता है उनका कि बस रोट लर्निंग करवा दिए और बच्चों को पढ़ा दिया, उन्होंने अच्छे से लिख पाए हैं तो नंबर ज़्यादा लेकर आ गए, यानी इंग्लिश में वो परफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्होंने इंग्लिश को कितना समझा और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में इंग्लिश कितना यूज़ कर पा रहे हैं, वो हमको चेक करना है। उनका कम्युनिकेशन कितना बेहतर हो सका है, वो भी चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, लेकिन टीचर इसको नेगलेक्ट करते हैं। कई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की, उनको हमें सुधारना होता है, लेकिन टीचर्स का उस तरफ ध्यान नहीं होता है। बस रोट लर्निंग करवा दिया और बच्चों को अच्छे मार्क्स लेकर आ गए तो काफ़ी है बच्चों को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कुछ टीचर्स ऐसा भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे टीचर्स ऐसा करें।
बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने एम को जानते हुए, पहचानते हुए बच्चों में क्वालिटी एबिलिटी जो है वो इंक्रीज करते हैं या उनमें पैदा करते हैं वो क्वालिटी के अच्छे से अच्छा बच्चे बोल पाए, इंग्लिश को समझ भी पाए, उसका यूज़ भी कर पाए, ऐसा होता है। तो ये था हमारा एक प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट इश्यू क्या है देखेंगे। नेक्स्ट इश्यू है हमारा इनसफिशिएंट टीचिंग एड्स। देखिए, टीचिंग एड्स किसे कहेंगे, यानी पढ़ाई के दौरान जब हम बच्चों को लर्न कराएंगे, सिखाएंगे, तब कुछ चीज़ों का, या हम जिसे उर्दू में कहते हैं तदरीसी वसाइल, कुछ वसाइल का यूज़ करते हैं हम, रिसोर्स जिसे कहेंगे। कौन सा रिसोर्स हम पढ़ाते टाइम पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे टीचिंग एड, जिसमें हो सकता है कोई चार्ट हो, कोई पिक्चर्स हो, या फ्लैश कार्ड्स हो, या कोई मॉडल हो, कुछ भी हो सकता है जिसे हम टीचिंग एड के तौर पर ले सकते हैं, यानी पढ़ाते वक्त बच्चों को दिखा सकते हैं। तो उसकी हमारे पास कमी है, यानी बेहतर जो टीचिंग एड्स होना चाहिए उसकी कमी है। कई बार जैसे अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते वक्त हम बच्चों को चार्ट्स बताते हैं, और बताना भी चाहिए, उसके साथ साथ पिक्चर्स दिखाते हैं, जिन चीज़ों का, जिन थिंग्स का हमको नेम बताना है। जैसे हमें अगर पढ़ाना है बच्चों को एरोप्लेन, तो आपको एरोप्लेन की पिक्चर बताना चाहिए, या एरोप्लेन का मॉडल भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं आप। अगर अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे हैं तो फ्लैश कार्ड्स, इसमें आगे और पीछे से आप देखे होंगे कि जैसे कि अगर एप्पल है तो कार्ड पर सामने फ्रंट साइड एप्पल लिखा होगा, APPLE, और उसी के पीछे उस एप्पल वर्ड की पिक्चर बनी होगी, एप्पल की फ़ोटो होगी। इस तरीके से हम बच्चों को ये कार्ड्स दिखा सकते हैं, लेकिन इन कार्ड्स की या इन टीचिंग एड्स की हमारे पास कमी है स्कूल्स में। चलिए, ये एक हमारा प्रॉब्लम हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम। नेक्स्ट इश्यू है हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम, देखिए हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो ज़्यादातर जो है वो पूरा थ्योरी बेस्ड है, प्रैक्टिकल इसमें कम होता है। जैसे हम ज़्यादातर लिखने पे और जैसा सिर्फ समझने पर ही फोकस करते हैं, लेकिन हमको प्रैक्टिकल यूज़ क्या है लैंग्वेज का, जो स्टूडेंट्स है वो अपनी लैंग्वेज को डेली लाइफ में यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं, वो हमारा सिस्टम इसमें थोड़ा सा नाकाम आप कह सकते हैं, कि पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाता है। तो जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है ये ज़्यादातर लिखने पर फोकस करता है, यानी मेमोरी बेस्ड टेस्ट टाइप होता है, कि पेपर होता है, हम जाकर उसमें लिखते हैं, या बच्चे जो हैं वो उसमें पेपर सॉल्व करते हैं, राइट करते हैं। तो कई बच्चे रट कर आ जाते हैं, उन्हें समझते भी नहीं हैं, और जो उन्होंने सीखा है उसको बस पेपर में लिख कर आ गए, नंबर मिल गए, तो हम उसमें इंग्लिश में अच्छे माने चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर में अच्छे नंबर लाने के बाद भी उस लैंग्वेज को डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक है। इसका एक क्या कहेंगे आप, सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है जो थ्योरी बेस्ड हो चुका है या है, उसको हम प्रैक्टिकल में भी चेंज कर सकते हैं, कि ज़्यादातर हम अगर लैंग्वेज में प्रैक्टिकल पर फोकस करें, यानी बच्चे कितना बोल पा रहे हैं वो चेक करें, उनको बोलना सिखाएं, उनका कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा बना सकें, तो शायद एग्जामिनेशन सिस्टम हमारा सक्सेस हो पाएगा लैंग्वेज के लिए। प्रोनाउंसिएशन की तरफ भी बहुत ध्यान होता है, यहाँ देना पड़ता है, स्पेलिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, और मेन चीज़ तो यही होती है कि यूज़, आप लैंग्वेज का कितना यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चेक करना। चलिए, हमारा नेक्स्ट इशू देखेंगे हम कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा लार्ज क्लासरूम स्ट्रेंथ। 7th इशू है लार्ज क्लासरूम स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स लार्ज क्लासरूम स्ट्रेंथ यानी कि हमारी जो जमात की या क्लास की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो, तो टीचर सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा सकता।
क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उतने सारे बच्चों को संभालना होता है, और स्ट्रेंथ ज़्यादा है यानी तादाद ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे, इश्यूज़ भी ज़्यादा होंगे क्लास में। हर बच्चे पर ध्यान दे पाना, हर बच्चों की कमज़ोरी चेक करना। सभी बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, कुछ बच्चे होशियार होते हैं, कुछ कम होशियार होते हैं, कुछ बिल्कुल स्लो होते हैं। हमें सभी को लेकर चलना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लो बच्चों की तरफ ही ध्यान दे, तो जो होशियार बच्चे होंगे या जो अच्छा पढ़ने वाले होंगे, जो फास्ट लर्नर होंगे, उनको बोर होने लगेगा। और जो स्लो लर्नर है, अगर हम सिर्फ फास्ट लर्नर की तरफ ध्यान देंगे, उन्हीं को आगे लेकर चलेंगे, तो स्लो लर्नर जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो सभी बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए अगर क्लास में स्ट्रेंथ कम हो, कम का मतलब यहाँ पर हमारे पास देखिए डीएड ट्रेनिंग में हमें पढ़ाया जाता है कि 30 एटलीस्ट 30 बच्चे एक क्लास में होना चाहिए जिनको टीचर आसानी से संभाल सकता है या उन पर ध्यान दे पाता है। अगर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास होगी तो 30 बच्चों पर एक टीचर काफ़ी है। अगर 6 टू 8 होंगे तो वहाँ पर 35 स्टूडेंट्स काफ़ी होंगे। 35 स्टूडेंट्स पर एक टीचर काफ़ी हो सकता है। तो सभी बच्चों पर ध्यान देने के लिए हमको स्ट्रेंथ पर भी ध्यान देना होता है कि स्ट्रेंथ लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा ना हो। आजकल देखे होंगे स्कूल में पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से और स्कूल की जो तादाद है, वो तादाद मतलब क्वांटिटी जो स्कूल की है वो कम होने की वजह से हर क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, और एक एक क्लास में अबाउट 60 अबाउट 60 के ऊपर या 80 के ऊपर या कभी कभी तो 100 भी हो जा रहे हैं। तो उतने सारे बच्चों को संभालना एक टीचर के लिए मुश्किल हो गया है। अगर इन सभी बच्चों को संभालने में वक्त ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से वो अपने सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाता। तो ये हो गया हमारा 7th इशू। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट इशू कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा गाइडेंस फॉर करेक्शन। देखिए गाइडेंस फॉर करेक्शन मीन्स जो हमारी गलतियां होती हैं उसके लिए रहनुमाई, उसका सुधार। यानी अगर स्कूल में क्लास में किसी बच्चे से कोई गलती हो गई या टीचर को किसी चीज़ की ज़रूरत है या हेडमास्टर को भी कोई अपना डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो इन सारे थिंग्स को, इन सारी चीज़ों को है, इन सभी लोगों को हेल्प करने के लिए बहुत कमी है इन लोगों की, मतलब इनको हेल्प करने वालों की कमी है कि इन्हें कौन गाइड करेगा। अगर टीचर्स अच्छे नहीं होंगे तो बच्चों को गाइड करने की कमी हो जाएगी। अगर हेडमास्टर सही नहीं है तो टीचर को वो सही तरीके से लेकर नहीं चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन वो सही तरीके से संभाल नहीं पाएगा। और अगर हेडमास्टर को भी ज़रूरत है तो उससे ऊपर वाले जो ऑफिसर्स होते हैं या उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो भी हमारे पास कमी देखी गई है, यानी एक्सपीरियंस की कमी हो सकती है। तो ये हमारे पास महाराष्ट्र में ये एक इश्यू है। चलिए नेक्स्ट इश्यू कौन सा है देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मल्टीलिंग्वलिज्म। देखिए मल्टीलिंग्वलिज्म यानी उर्दू में उसे कहेंगे कसीर लिसानियत, यानी मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले या मुख्तलिफ ज़बान क्लास में मौजूद है। जैसा आप समझेंगे एक एग्ज़ाम्पल से कि क्लास में मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले बच्चे आ सकते हैं। वो अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड हो सकते हैं या अलग अलग रीजन से भी आ सकते हैं। जैसा कि अगर हमारी लैंग्वेज उर्दू है तो मतलब मदर टंग हमारी उर्दू है तो ऑब्वियसली बात है हम उर्दू में बात करेंगे। इंग्लिश की क्लास में भी हम कोशिश करेंगे, बच्चे ये करते हैं कि इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं। और कोई किसी की जो लैंग्वेज है वो गुजराती है, हिंदी है या मराठी है तो वो अपनी मदर टंग में ही क्वेश्चन करेगा। तो टीचर को भी वो लैंग्वेज समझ में आना ज़रूरी है। अगर टीचर को वो लैंग्वेज नहीं आती है तो वो उस बच्चे की लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा, तो उसका क्वेश्चन भी या उसका डाउट भी क्लियर नहीं कर पाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि लहजे का प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मराठी आप देख सकते हैं कि कई इलाकों में, कई रीजन में
अलग अलग तलफ़ुज़ होता है। कोंकण में, विदर्भ में या वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो मराठी बोली जाती है, उनमें काफ़ी डिफ़रेंस पाया जाता है। उनके तलफ़ुज़ में, उनके लहजे में बहुत डिफ़रेंस होता है। तो उस वजह से बच्चे पहचान नहीं पाते कि सही प्रोनंसिएशन क्या है, या सही तलफ़ुज़ कौन-सा है। तो लैंग्वेज में सही तलफ़ुज़ के लिए ये भी एक इश्यू है। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था आज का, इश्यूज़ रिलेटिंग टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश इन महाराष्ट्र, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें टोटल आपके बुक में 9 इश्यूज़ बताए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, और आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे बच्चों को भी इसमें हेल्प मिले। तो आज का हमारा टॉपिक D.Ed फर्स्ट ईयर से रिलेटेड था, और आगे भी इस तरीके से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।